स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे व्यूअर्स और सभी यूपीएससी अभ्यर्थी, आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए इतिहास लाया हूं। आज हम चैप्टर 2 क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट से पढ़ेंगे, यानी हमारे अतीत से। पार्ट 2 चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानव फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो मानव है वो किस प्रकार से शिकारी और इकट्ठा करने वाली जो उसकी रीतियां थी उससे ऊपर उठ करके एक कृषक के रूप में हमारे सामने आता है। तो अब यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या हंटिंग करता था, क्या हंटिंग करता था और क्या गैदरिंग करता था। तो ये अर्लीस्ट पर्सन की बात हो रही है। अर्लीस्ट पर्सन यानी कि प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव प्रारंभिक मानव जो है वह किन चीजों की हंटिंग करता था, ये हमने पिछले क्लास में भी जो है चर्चा किया था, और इस क्लास में भी हम इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मानव क्या था? मानव एक शिकारी था, वह हंटर था, यानी कि शिकारी था, और शिकार के रूप में वह जंगली जानवरों का शिकार करता था। जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ साथ वह गैदरिंग करता था। गैदरिंग क्या करता था? गैदरिंग में आप देखेंगे, पहले तो हंटिंग में क्या करता था? हंटिंग में वो करता था, पॉइंट नंबर 1 क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के वो शिकार करता था। उसके बाद गैदरिंग में वो क्या करता था? गैदरिंग में वो फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, इन सब की गैदरिंग करता था। तो गैदरिंग में वो क्या करता था? वो फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, प्लांट्स, एग्स, स्टॉक्स, इन सब की वो गैदरिंग करता था। यानी कि गैदरिंग में जो भी जंगल में पाए जाने वाले फल थे, जो नट्स था, पेड़ की जो पौधों की जड़ें थी जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, उन जड़ों को, प्लांट्स को, एग्स को और स्टैक्स को, इन सभी का वह कलेक्शन करता था। इनके कलेक्शन और हंटिंग, ये दो उसकी प्रारंभिक क्रियाएं थी। अब इन दोनों की हंटिंग करने के बाद में उसका एक दूसरा जो और जो मेन भाग आता है, वो होता है मूव करने का। यानी कि जो हमारा आरंभिक मानव था, वो शिकारी तो था ही, शिकार करता था जंगली जानवरों का जो है, और इन चीजों की वो कलेक्शन करता था, जो फ्रूट्स थे, नट्स थे, रूट्स थे। इसके बाद उसके अंदर की जो एक प्रथा थी, वो क्या थी? एक घुमंतू घुमंतू टाइप का था। जो मानव था, आरंभिक मानव, वो घुमंतू था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे स्थान, ये जो है उसकी घूमने की एक प्रक्रिया उसके साथ थी। तो इस प्रकार से वह स्थायी रूप में वास नहीं करता था। अब जो है वो मूव करता था, डायनामिक था। तो डायनामिक होने के पीछे उसका क्या कारण था? तो डायनामिक होने के पीछे का जो कारण था, इसके 2-3 कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहला कारण हमारा जो आता है, वो ये आता है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आती है, रीज़न। रीज़न टू मूव। मूव करने का कारण क्या था? अब जो मूव करने का कारण था, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है, आफ्टर ईटन अवेलेबल मटेरियल्स।
available materials. जो चीजें मौके पर उसके पास उपलब्ध थी, उन चीजों को खा करके जब वह समाप्त कर देता था, तब वो उस स्थान को छोड़ करके और उन चीजों की तलाश में वह आगे बढ़ जाता था। तो अब उनमें क्या चीजें थी, अभी हमने आपको बताया कि शिकार किया, जो भी उसके आसपास के क्षेत्र में जब उन जंगली जानवरों का शिकार कर लेता था, वो आसपास कहीं नजर नहीं आते थे, यानी कि वो उस एरिया में खत्म हो जाते थे, यानी कि दिखाई देना बंद हो जाते थे। पहली बात। दूसरी बात ये, जब जो इन फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, प्लांट्स की जो हमने चर्चा की, जब यह भी उस विशेष क्षेत्र में खत्म हो जाती थी, तब वह उस स्थान को छोड़ देता था। तो इसके पीछे पहला कारण आता है आफ्टर ईटन अवेलेबल मटेरियल्स। तो इन चीजों को खाने के बाद जो भी अवेलेबल वहां पर मौजूद चीजें थी, उनको खाने के बाद में उस स्थान को वो त्याग देता था और उनकी तलाश में फिर वह अपने नए स्थान पर प्रस्थान कर जाता था। दूसरी बात जो आती है वह आती है फॉलो। फॉलो, अब किसका फॉलो? तो फॉलो वो करता था, फॉलो द वाइल्ड एनिमल्स। अब वो जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए, जब वो जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए उनका पीछा करता था, तो जानवर आगे भागते थे। और जाहिर सी बात है, जब आप जानवरों के शिकार करने के लिए अभी आपके ही पीछे अगर कोई पड़ जाए, आपको दौड़ाने लगे, तो आप उससे अपनी जान बचाने के लिए आप भागेंगे। अब जितना भाग सकते हैं उतना भागेंगे। तो इस प्रकार से आपको फॉलो करने वाला आदमी भी अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा, जहां-जहां आप जाएंगे। तो इस सेम यही परिस्थिति थी वहां पर भी, कि जब जानवरों को शिकार करने के लिए वह उनका पीछा करता था, तो जानवर भी आगे की तरफ भागते थे। तो इस प्रकार से वह उनका पीछा करते-करते अपने स्थान को पीछे छोड़ आता था और आगे बढ़ जाता था। तो दूसरा जो है इसका वैध कारण होता है जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए उनका पीछा करने का कारण, जिस वजह से वह अपने पुराने स्थान को पीछे छोड़ आते थे और नए स्थान की तरफ बढ़ जाते थे। अब तीसरा जो बिंदु आता है, तीसरा बिंदु होता है क्या? सर्चिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स इन द सीजन। तो सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन। अब क्या होता था, सीजन की वजह से भी उनको चेंज करना पड़ता था, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ उनके खाने से ही वो वस्तुएं खत्म नहीं हो जाती थी। सीजन का जब बदलाव होता था, ऋतुएं बदल जाती थी, तो वहां पर उपस्थित जो भी सामग्री थी, वह सामग्री समाप्त हो जाती थी ऋतु के अनुसार। तो ऋतु के अनुसार जब सामग्री खत्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, तो जो अगली ऋतु होती थी, उस ऋतु के अनुसार वो अपने स्थान को छोड़ करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को फिर से वापस पाने के लिए। अब चौथा जो पॉइंट होता है, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है सर्चिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी की तलाश। सर्चिंग वाटर, सर्चिंग वाटर। अब सर्चिंग वाटर में क्या था, पीपल को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, तीनों के लिए पानी की आवश्यकता बराबर है। बिना पानी के तीनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वह जो है अधिकांश कहाँ जाते थे, पानी के एक किसी बड़े जलाशय या बड़े पानी के सोर्स के पास जाते थे। तो इस प्रकार से वह जो है नदी के समीप जाकर के बस जाया करते थे या रुक जाया करते थे। तो इस प्रकार से उनके पास चार कारण हमारे पास प्रमुख रूप से सामने आते हैं, जिस वजह से जो मानव था वह घुमंतु था। ये चार तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो आरंभिक मानव था वह घुमंतु प्रजाति का था। तो इस प्रकार से अब आगे जब हम बढ़ते हैं, वो घुमंतु होते होते अब घुमंतु से ही उसके जीवन में अगला जो है नए चरण का बदलाव आता है, जो हमें दिखता है। और ये हमें पता कैसे चलता है, तो चार पॉइंट तो हमारे सामने ये आए जिनसे ये पता चलता है कि मानव एक घुमंतु प्रवृत्ति का जो है प्राणी था,
दूसरी जो बात आती है हमारे सामने, वो दूसरी बात होती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि जो आरंभिक मानव था वह घुमंतु प्रजाति का था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या प्राप्त होता है? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जब हम देखते हैं तो हमें 3 प्रकार के टूल्स प्राप्त होते हैं। यानी कि जो उस समय का मानव था, उसका प्रमुख जो व्यवसाय था, यानी कि उनका जो जीविका का जो साधन था, वो सिर्फ एक था, शिकारी होना। तो शिकार करने के लिए उनको हथियारों की यानी कि टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी और शिकार करने के साथ-साथ जो मांस उन्होंने शिकार के माध्यम से प्राप्त किया, उसकी कटिंग करने के लिए भी उनको हथियार की या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सबसे पहले जो हमें मिलता है, वो क्या मिलता है? टूल्स मिलते हैं। अब टूल्स का प्राप्त होना, इस बात को सिर्फ नहीं प्रमाणित कर देता है कि वह घुमंतु प्रवृत्ति के थे। टूल्स का अलग-अलग स्थानों पर एक जैसे टूल की जो प्राप्ति हुई है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि जो व्यक्ति यहाँ था, वही व्यक्ति कुछ समय पश्चात एक दूसरे स्थान पर हमें मिलता है, तो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि एक प्रकार का जो टूल उन्होंने एक स्थान पर प्रयोग में लाया, उसी प्रकार का टूल उनको जब हमारे आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंस के रूप में अन्य स्थानों पर प्राप्त होते हैं, तो इस बात की काफ़ी हद तक पुष्टि हो जाती है कि जो आरंभिक मानव था, वह घुमंतु प्रवृत्ति का था। अब इसमें जो हमारे सामने टूल्स आते हैं, ये टूल्स 3 प्रकार के बने हुए होते हैं। जो पहला जो हमारा टूल होता है, वो होता है स्टोन का, स्टोन टूल होता है। दूसरा जो होता है, वो बोन्स का होता है और जो तीसरा टूल होता है, वो वुड का होता है। तो ये 3 प्रकार के जो है टूल्स हमें प्राप्त होते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा आरंभिक मानव जो था, वह इनका प्रयोग करता था और एक स्थान के साथ-साथ उन्हीं सेम टूल को वह दूसरे स्थान पर भी प्रयोग में लाता था। अब इन टूल्स से ये इस बात की पुष्टि होती है, इनके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है, वो आता है कि इन टूल्स का वह किस लिए प्रयोग करता था, यानी कि यूज्ड क्या था इन टूल्स का। यूज्ड किस लिए उन्होंने इसको यूज किया? तो इनकी जो पहली जो पॉइंट था, वो इन्होंने यूज किया मीट को। सबसे पहला जो बिंदु आता है, शिकार आता है। पहले तो इन्होंने टूल का इस्तेमाल किया शिकार के लिए, शिकार यानी हंटिंग के लिए, हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा जो पॉइंट आता है, इन्होंने मीट की कटिंग के लिए यानी मांस को काटने के लिए, मांस को काटने के लिए यानी के लिए मीट कटिंग, मीट कटिंग, मीट कटिंग के लिए भी ये अपने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब जो तीसरा प्रमुख बिंदु आता है, वो एक क्रांतिकारी बिंदु होता है मानव जीवन में। मानव ने अब सिलाई करने की एक कला भी सीख ली थी। हालाँकि वो कला बहुत अधिक उन्नत तो नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने जो है जोड़ना सीख लिया था। तो वो क्या करते थे, मांस के जो लेदर होता था, जो चमड़ा होता था, जो जानवरों के शिकार करने के बाद जब वो जानवरों की खाल को जब उतारते थे, तो उन खाल को सिल करके कपड़े के रूप में बनाने का प्रयोग करते थे। तो वो सुई जो होती थी, वो कपड़े को बनाने के काम आती थी। यानी कि उस टूल्स को वो सुई के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो तीसरा बिंदु आता है, तीसरा बिंदु आता है कि ये सिलाई करने का कला में प्रयोग, सिलाई कला में प्रयोग। तो ये सिलाई कला में प्रयोग करने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से जो टूल्स का बेसिकली इनको जो आवश्यकता थी, वो सिर्फ 3 कार्यों के लिए थी। पहला कार्य था इनका शिकार करना, दूसरा कार्य था शिकार किए गए मांस की कटिंग करना और जो तीसरा प्रमुख कार्य आता है, वो आता है जो चमड़े इन्होंने शिकार के माध्यम से हासिल किए, प्राप्त किए, उसकी सिलाई करके उस चमड़े को
कपड़े के रूप में प्रयोग करना। तो इन 3 कार्यों के लिए इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया। अब ये बिंदु हमारा खत्म होता है, इसके बाद जो अगला बिंदु आता है, वो अगला पॉइंट क्या आता है? अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन चीजों की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये टूल का इस्तेमाल करते थे, इन टूल का इस्तेमाल करते थे और इन कार्यों में करते थे इन टूल्स का इस्तेमाल। ये तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा की तरफ, जहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती है। और इसके बाद जो साउदर्न उत्तर प्रदेश है, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो हमें पहली जानकारी जो भीमबेटका से मिलती है, भीमबेटका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में और प्राचीन भारत के आरंभिक मानव के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में भी भीमबेटका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रॉक पेंटिंग्स। ये रॉक पेंटिंग्स हमें जो प्राप्त होती है ये इसी भीमबेटका गुफा के भीतर से ही प्राप्त होती है। तो रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती है, रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स हमें प्राप्त होती है, क्या बताया मैंने आपको, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा के अंदर से ये मिलती है हमें भीमबेटका। कहां पर है ये स्थान? तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है जहां पर हमें ये रॉक पेंटिंग्स मिलती है। रॉक पेंटिंग्स का तो मतलब आप समझते होंगे, रॉक पेंटिंग क्या होती है। रॉक पेंटिंग ये होती है कि जो उस समय की जो प्राकृतिक जो गुफाएं थी, जो चट्टानों से निर्मित थी, उनके ऊपर उन्होंने कोई भी डिजाइन बना देना, आड़ी तिरछी लाइनों के माध्यम से जो भी वो अपने भाव व्यक्त करना चाहते थे। तो वो जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वो जो है घुमंतु प्रवृत्ति के थे और उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया और उस टूल्स का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया। तो ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरी जो अगली बात आती है कि ये जो है भीमबेटका जो गुफा मध्य प्रदेश में, ये कहाँ पर है? तो यह नर्मदा वैली के नजदीक में है। ये इसका जो है लोकेशन क्या है? तो लोकेशन देखिए आप, लोकेशन होता है कहाँ? नर्मदा वैली, नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के नजदीक में हमें भीमबेटका गुफा के अंदर रॉक पेंटिंग्स मिलती है, जिससे हमें ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगली जो बात आती है, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, जिनसे हमें काफी कुछ जानकारी आरंभिक मानव के विषय में मिलती है। इसके बाद जो हमारी अगला जो बिंदु आता है, अगला बिंदु क्या आता है? जो इन अगली जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था साउदर्न उत्तर प्रदेश का, तो साउदर्न उत्तर प्रदेश में आता है कुरनूल, एक स्थान है। कुरनूल से हमें प्राप्त होता है यहाँ से जो हमें कुरनूल से प्राप्त होता है, ये होता है हमारा क्या, स्पेशली मीट कटिंग करने के लिए जो टूल्स हैं वो, और एनिमल्स के अवशेष कुछ प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात ये, वहां से वो अवशेष के रूप में जो एनिमल्स के अवशेष प्राप्त होते हैं, वह अवशेष क्या हैं? अवशेष के रूप में हमें ये प्राप्त होता है कि किस प्रकार मानव जानवरों से डर करके भागने का अनुभव करता है, किस प्रकार से जानवरों से अपने सुरक्षा के भाव को, उसके सुरक्षा का भाव जो उसके भीतर पैदा होता है, यह हमें उसकी जो है प्राप्त होता है। तो ये होता है हमारा कहां से? कुरनूल की गुफा से। कुरनूल, कुरनूल केव्स से हमें जानकारी मिलती है क्या? स्केरअवे एनिमल्स, स्केरअवे एनिमल्स ये प्राप्त होता है। दूसरा चीज क्या प्राप्त होता है? रोस्ट मीट प्राप्त होता है, यानी कि जो भुने हुए मांस हैं
भुने हुए मांस की भी हमें जानकारी यहीं से प्राप्त होती है कि यानी कि इससे यह प्राप्त जो है पुष्टि होता है कि उस समय तक मानव ने आग आग की भी वहाँ पर जो है हमें लाइट का भी सोर्स प्राप्त हुआ है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है ये लाइट सोर्स लाइट लाइट सोर्स भी हमें प्राप्त हुआ है और रोस्ट मीट भी प्राप्त हुआ है। रोस्ट मीट रोस्ट मीट भी हमें प्राप्त हुआ है और इसके अलावे एनिमल्स। तो ये हमें तीन चीजों की जानकारियां कुरनूल गुफा से मिलती है। इसके अलावे एनिमल्स, लाइट सोर्स यानी कि आग जलाने की कला को जो है उन्होंने विकसित कर लिया था अपने भीतर, जिसकी चिंगारी के रूप में हमें रिसोर्स प्राप्त होते हैं। और दूसरा भुना हुआ मांस हमें वहां से प्राप्त होता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मानव ने अग्नि प्रज्वलित करने की कला को भी सीख लिया था। और दूसरा बिंदु ये कि उसने मांस को भूनने की भी कला को सीख लिया था। तीसरा बिंदु ये कि जानवरों से बच करके अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो एहसास होता है, जो फीलिंग्स होती है कि किस प्रकार से डर की भावना का मन में पैदा होना या अपने आप को सुरक्षित जो है रखने की भावना का पैदा होना, इसका एहसास भी उनको हो चुका था। तो ये इन तीन तथ्यों की पुष्टि हमें होती है कहाँ से? कुरनूल की गुफाओं से। तो ये पॉइंट हमें